नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी का वॉल्यूम 2 पुस्तक आ चुकी है मार्केट में, जो कि द्वितीय इंटर स्तरीय लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन भी दिए गए हैं इस सेट्स में। कुल देखिए आपका 20 सेट्स है इस पुस्तक में, और कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, और कुल अंक कितने 600 अंकों के हो जाएंगे। यानी प्रत्येक सही के लिए 4 अंक, और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1 नंबर नेगेटिव में दी जाएगी। तो यह दोस्तों वीडियो नंबर हमारा 3 है, यानी टेस्ट सीरीज नंबर 3 है बिहार एसएससी के लिए, जो कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का है। तो आपको 1 और 2 अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हम लोग इसको अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, और आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो बिहार एसएससी रिलेटेड और भी तरह के सेट्स आपको वहाँ अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग चलिए टेस्ट सीरीज नंबर 3 को अब स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज नंबर 3 स्टार्ट होता है। हमारा पहला प्रश्न, जो कि आपका करेंट अफेयर से ही रिलेटेड है। भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के ह्वानजुंग में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो कितना, कुल 29 स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों चीन के ह्वानजुंग में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कितना स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल का बात कर रहा है, ना कि कुल पदक का ना बात कर रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वैसे कुल आपको कितना 111 पदक जीते थे, यह भी याद रखिएगा। कोई कोई ऑप्शन नंबर ए भी मार के चले आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर हो जाएगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 29 स्वर्ण पदक जीते थे और कुल 111 पदक जीते थे। तो चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। उस लेखिका का नाम है नंदिनी दास। उनका क्या नाम है, नंदिनी दास, जिनको ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज प्रदान किया गया है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल जो है गरबा किस राज्य से है। तो गरबा हम लोग सभी जानते हैं कहाँ से, ग से गरबा, ग से गुजरात। ऑप्शन नंबर इसका आपका बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, ग से गरबा, ग से गुजरात इसका राइट आंसर होगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग जानते हैं सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, 38वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं दोस्तों। क्या 38वीं समानांतर रेखा। देखिए, कोई यहाँ 49वां कोई पैरेलल देखेंगे लिखा हुआ तो कोई भी ऑप्शन मार देंगे, जो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सैन्य सीमांकन रेखा, या 38वीं समानांतर या पैरेलल रेखा। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। तो वह आपका उड़ीसा से जुड़ी हुई नहीं है दोस्तों, बाकी आपको सभी से जुड़ी हुई है। भूटान की सीमा आसाम, सिक्किम और बंगाल से जुड़ी है, और उड़ीसा से नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो किसे, असम। कौन सा, असम, जो हम लोग जानते हैं कामरूप कामाख्या जो आसाम में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसे कामरूप के नाम से जाना जाता था आपको प्राचीन समय में। नेक्स्ट है हमारा 7वां प्रश्न, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस राज्य को वो जाना जाता है, मिजोरम को। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम को जो है लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है। विद्या पिल्लई जो है आपका प्लेयर का नाम है, वो किस खेल से संबंधित है, वो स्कूनर से संबंधित है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ऑर्बिट मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। उस वर्ष का नाम है 2013। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें किया गया था 1913 ईस्वी में। कब, 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। कोई उन्हें 1923 भी कर देंगे, इस चलते ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1913। जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, साथ में ये भी जान लीजिए, 1901 ईस्वी में की गई थी। नोबेल पुरस्कार से अगर बात आती है तो 1901 में की गई थी। और 1998 में अमर्त्य सेन को किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको, अमर्त्य सेन को। और फिर हाल ही में 2023 जो है
2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। किनको? नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार, मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी। ये आपका नोबेल से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध उपन्यास या पुस्तक जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अभी हाल ही में हम लोग पढ़े, अभी पहले प्रश्न में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया। क्या नाम है इसका? पुत्रजया इसका प्रशासनिक राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजधानी इसका जानते हैं क्या है? इसका मलेशिया का राष्ट्रीय राजधानी है कोलमपुरम। क्या? कोलमपुर। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर है, प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुक्त भूमि के किस ओर स्थित है? तो स्थित है आपका दक्षिण पूर्व में। कहाँ? दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 14वां प्रश्न। किस राज्य में ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? कौन सा राज्य? उस राज्य का नाम है तेलंगाना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है। किसके लिए? खास महिलाओं के लिए बसों में। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम, जिसका आपका शॉर्टकट नाम है EODES, लॉन्च किया? तो किस देश में? भारत और किस देश ने? इसका राइट आंसर होगा कोरिया ने यह लॉन्च किया है योजना को। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरिया। चलिए अब हमारा 16वां प्रश्न स्टार्ट होते हैं फिर से दोस्तों सेट नंबर 3 में मैथ से। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, हर एक सेट्स में आपको बताते हैं कि आप मैथ को प्रश्न को जो है सॉल्व कीजिएगा खुद से घर पे बैठ के हैं। हम सिर्फ इसका आंसर बता देंगे, लास्ट में इसका जो होगा आपको आंसर की दे देंगे, जिससे आप आंसर को मिलान कर लीजिएगा। जितने आपके मैथ के प्रश्न हैं, रीजनिंग के प्रश्न हैं, आप वीडियो को पॉज करके उसको बनाते जाइएगा। तो आपके 16 से लेकर आपके पूरे 30 प्रश्नों तक आपके इसमें मैथ के प्रश्न होंगे दोस्तों। तो देखिए 30 प्रश्नों तक आपके मैथ के प्रश्न समाप्त होते हैं और फिर हम लोग 31 से आपको इसका कवर करेंगे। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? ये आपका 31वां प्रश्न किससे स्टार्ट होता है करेंट अफेयर से। तो हमारे देश भारत में इसका आयोजित किया गया था दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? तो स्थित है भोगवा नदी पर। किस पर? भोगवा नदी पर स्थित है दोस्तों, भोगवा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला जो असहयोग आंदोलन है किस वर्ष में शुरू किया था? यह शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किस हॉल में ठहरे थे? वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। यह याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो, किंग्सले हॉल में। कब गए थे? 5 मार्च 1931 को। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है। आज़ाद हिंद फौज दिवस की तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इनमें से शास्त्रीय रूप कौन सा है? वह है मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वह शास्त्रीय रूप है। किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है पंजाब में। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में छपार मेला आयोजित किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से जो है पश्चिम महाराष्ट्र कोंकण, केरल कोरोमंडल, गुजरात काठियावाड़ तट या कर्नाटक मंगलोर तट, वो आपका कोयरल और कोरोमंडल जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुआ था? पहला कपड़ा मिल संचालित हुआ था बम्बई में, यानी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर है, बम्बई।
निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या जो भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? यह आपका मुद्रास्फीति भी है, राजकोषीय घाटा भी है और चालू खाता घाटा भी है। ये सभी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? वो इसका रूस को यानी रसिया को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वंश की शासिका जो है रानी दिद्दा थी? वो थी उत्पल वंश की। किसका? उत्पल वंश की शासिका थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है, जिसकी शासिका रानी दिद्दा थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लौ का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? मिलता है यजुर्वेद में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें लौ का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है यजुर्वेद में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। माजरी दिलीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ पे स्थित है? यह हमारे देश भारत के असम में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, असम। चलिए देखिए अब 45 का 46वां प्रश्न है आपका। फिर से मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो मैथ के प्रश्नों को फिर वही बात बोलूँगा कि आप इसे सॉल्व कीजिए और आपको आंसर शीट से आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मिलान कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं, कितने प्रश्न आपके गलत जाते हैं। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं 59 तक 60 तक। चलिए हमारा 61वां प्रश्न है, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत में 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। इनमें से तो है दोस्तों आपका दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम जो है भारत का हिस्सा, जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सभी हिस्सा है दोस्तों। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है आपका, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, यह सही कथन है। एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं, ये भी सही है। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। ये तीनों कथन जो है सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में सही कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है 63 प्रश्न का। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वो प्रस्ताव रखे जवाहरलाल नेहरू, यानी JL नेहरू ने दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ 1931 ईस्वी में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के पहली जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी पाकिस्तान की? तो याद रखिएगा वो थी बेनजीर भुट्टो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। बेनजीर भुट्टो पहली महिला प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? म्यांमार आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, याद रखिएगा, रूस से रूबल या ट्रिक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी का जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि है, और हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रथम किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? उसका नाम है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वो किया गया था 1993 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? इसका मूल उद्देश्य जो है राजनीतिक जवाबदेही क्या करना है दोस्तों, विकास में जन भागीदारी। ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या फिर वित्तीय संग्रहण। 72वां प्रश्न का ये दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य का सुनिश्चित करना है।
देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है? वो प्राप्त की गई है 10वीं योजना में। कब? 10वीं योजना में, यानी ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं उसको बताइए। 75वां प्रश्न को, तो ये जो है आपका सभी कथन सत्य है प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए फिर रीजनिंग के प्रश्न आपका 76 प्रश्न से स्टार्ट होता है। आप वीडियो को पॉज करते जाइए और रीजनिंग के प्रश्न बनाते जाइए। तो देखिए 87, 88, 89, 90 तक आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं। 91 तक आपके रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसको बना लीजिए। 91 तक हम लोग 92 से स्टार्ट करते हैं। 91 तक आपके रीजनिंग के प्रश्न। 92वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो इसका खिताब दिए थे जनरल अयूब खान ने, जो पाकिस्तान के जनरल थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जनरल अयूब खान। 1978 से 79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी अनुमानों पर आधार है, क्या है वो? गरीबी अनुमानों पर वह पारिवारिक का उपयोग व्यय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। या गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपयोग व्यय है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया? तो उस योजना का नाम है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका नाम है 277 केल्विन। इसका जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 97वां प्रश्न, दो कण की दूरी पर रखे गए यदि दो कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तो इसके बीच की दूरी अपावर्तित रखें तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? होगा तो 4 गुना दोस्तों। ये आप साइंस के प्रश्न हैं, इसको आप पढ़िएगा। 10th लेवल के जो भी साइंस के बुक हैं इसको आप कवर कीजिएगा, क्योंकि अब सभी मैथ और रीजनिंग वाले तो हम लोग बना दिए। मैथ रीजनिंग वाले प्रश्न तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन साइंस के भी प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सभी साइंस के प्रश्न हैं। देखिए 10th लेवल के, दो समानांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है उनके बीच के चुंबकीय बल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जीव जो अधिक दूरी के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आणविक जातिवृत्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? वो होती है वृक्क में स्थित, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत रिंगवॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? दांत का जो प्रकार है वो है दोस्तों आपका कवकीय फंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कवकीय बीमारी है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? उसका साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एक दूसरे के वे किसी भी क्षण समान होंगे, यानी वेग के किसी भी क्षण समान होंगे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार होता है दोस्तों न्यूट्रल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है धारावाहक तार। यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, यह तो कथन आपका सही ही है। HIV, HVP और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है, ये भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर है। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए 106 से आपका रीजनिंग के प्रश्न फिर से स्टार्ट होते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रीजनिंग के प्रश्न बनाइए, नहीं तो और वीडियो काफ़ी है। 20 मिनट का वीडियो जो है आपका और काफ़ी लंबा चला जाएगा। 20 मिनट की जगह कहीं है 50 मिनट का वीडियो ना बन जाए मैथ और रीजनिंग के बनाने के चक्कर में। तो आप इस सभी मैथ और रीजनिंग को वीडियो को पॉज कीजिए और आप बनाते रहिए।
तो चलिए हम लोग 122वां प्रश्न है, अब फिर स्टार्ट करते हैं जीके का प्रश्न। अपसार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो होता है मस्तिष्क यानी कि हेड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए के एकल संरक्षक युग में परिवर्तन को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बकवास उत्परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो इनमें से किस तत्व का वो है? ऑस्मियम का घनत्व अधिकतम है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो इनमें से कौन था दोस्तों? वो था आपका थायमीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? इनमें से वो है आपका चिकनी अंतर्द्रवी जलिका। ऑप्शन सी इसका ही करेक्ट आंसर है। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर के लाल रंग में बदल देती है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? इस विलयन का पीएच होगा 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर <7। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? इसकी खोज किए थे ग्रेगर मेंडल ने वंशागति नियम की खोज। इस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय के धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है, वो होता है एड्रोनाइलाइन के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है एड्रोनाइलन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? यह पदार्थ का नाम है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है, वो होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में। अन्योत्र प्रेरक तत्व का मात्रक है। ये देखिए सभी आपके दोस्तों साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप साइंस के पुस्तक को पढ़िएगा, वो हेनरी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ 9th-10th का साइंस के पुस्तक को एनसीईआरटी पढ़ा करें। निम्न प्रजातियों में से किससे एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? क्या है कि कौन सा परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या +6 है? वो है आपका CrO2Cl2 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। कोहरे का निर्माण के कारण अभिवहन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण अभिवहन है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो 135वां प्रश्न का रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ है ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और उन फाइलों को संक्रमित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो चलिए 136 प्रश्न से आपके सभी रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो हमें लगता है दोस्तों 136 से जो भी सभी प्रश्न होंगे आपको 150 प्रश्नों तक रीजनिंग के होंगे। तो बारी बारी से वीडियो को आप पॉज करते जाइए और वीडियो को आप पॉज करके सभी प्रश्नों को बनाते जाइए। तो वीडियो के अंत में हम लोग दोस्तों आपको इसका आंसर की दे देंगे कि आप फिर उसको मिलान कर लीजिएगा। देखिए आपका यह आंसर की रहा टेस्ट नंबर 3 का। तो प्लीज़ दोस्तों उससे मिलान कर लीजिए कि आपका कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो टेस्ट सीरीज नंबर 3 आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 4 फिर अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।